आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। किसी भी विचार का मूल्यांकन हमारे वर्तमान के जीवन के संदर्भ में अगर किया जाए और हमको वो विचार प्रेरित करे तो फिर उस विचार की महत्ता अत्यधिक हो जाती है। क्योंकि अगर आज जो हमारा जीवन चल रहा है उसमें हमको सहायता मिल जाए, हमारा दृष्टिकोण जो है उन्नत हो जाए, हमारे जीवन के अंदर जो समस्याएं चल रही हैं उन समस्याओं का हल जो है हम कर सकें, अपने जीवन में उन्नति कर सकें, समाज के अंदर सुधार कर सकें, दूसरों को सही ओपिनियन अपना दे सकें, मत दे सकें, तो ये कब होता है? जब सही विचार हम तक पहुंचता है। अब क्योंकि नीत्शे जो है वो जर्मनी के एक बहुत बड़े दार्शनिक हैं, तो जर्मनी के अंदर जो तत्कालीन समाज था जिसमें कि पुनर्जागरण की प्रक्रिया जब यूरोप में शुरू हुई तो वहाँ पर औद्योगिकरण चलने लग गया और औद्योगिकरण की प्रक्रिया में लोग इतना ज़्यादा लीन हो गए क्योंकि कारखानों में काम करना होता था। तो ऐसे में जबकि सैन्यीकरण की प्रक्रिया भी जर्मनी में चल रही थी, लोगों को सेना में भर्ती करने के लिए प्रेरित किया जा रहा था, राष्ट्रवाद की प्रक्रिया चल रही थी, औद्योगिकरण चल रहा था, तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि लोगों के अंदर की जो अंतर्निहित क्षमता है, रचनात्मकता है, वो मर रही थी। लोग जो है वो कहीं ना कहीं भीड़ का हिस्सा बनते जा रहे थे। जो बात जो है मतलब कहने का अर्थ है कि नेताओं के माध्यम से जो नारा दे दिया जाता था उसी के पीछे चलने लगते थे लोग। तो नीत्शे को ये विचारधारा पसंद नहीं आ रही थी। उन्होंने जर्मनी के लोगों को अपना एक विचार दिया, सुपरमैन की अवधारणा उसको दिया कि इंसान जो है अगर अपनी क्षमताओं का मूल्यांकन करे तो वो पूरी तरीके से स्वतंत्र होता है और उसको मूल्यांकन करके तर्क के आधार पर चीज़ों पर अपना निर्णय देना चाहिए। वो भीड़ का हिस्सा नहीं है, किसी का अनुगमन नहीं कर सकता। यानी हम अंधानुकरण न करें बल्कि सोचने समझने के बाद अपनी अंतर्निहित क्षमता के आधार पर कार्य करें। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो हमारे अंदर की जो पॉसिबिलिटी है, क्षमता है, वो मर जाएगी, हम भीड़ का हिस्सा हो जाएंगे और कहीं ना कहीं हमारा व्यक्तित्व दबता चला जाएगा। इसलिए स्वतंत्रता बहुत आवश्यक है और स्वतंत्रता को स्थापित करने के लिए उन्होंने सुपरमैन की अवधारणा दिया है और दूसरे विचार से ये सुपरमैन की अवधारणा पुष्ट होती है। तो सुपरमैन का मतलब क्या है कि हम तर्क के आधार पर, तथ्यों के आधार पर अपना जीवन समाज में संचालित करें, हम लोगों का अनुकरण ना करें। क्योंकि होता यह है कि लोग जो है वो शोषण भी करते हैं अपने लक्ष्यों को सिद्ध करने के लिए, हमें जो है वो एक उपकरण के तौर पर हमारा इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसलिए इंसान की गरिमा जो है वो जो अंतर्निहित क्षमता है, उसकी जो विशिष्टता है, उससे समाज में उन्नति जो है स्थापित हो सकती है, समाज को शेप दिया जा सकता है, अपने व्यक्तित्व का उत्थान किया जा सकता है। लेकिन ये तब होगा जब हम सही स्वतंत्र तौर पर सोचेंगे। तो ये नीत्शे की जो सुपरमैन की विचारधारा है इसे आपके सामने रखने की कोशिश की जाएगी और ये आज के समय में भी पूरी तरह से प्रासंगिक है। तो देखने का प्रयास है यहाँ पर। तो उनकी हम पहले रचना देख लेते हैं, यानी हम ये देखेंगे कि जो फ्रेडरिक नीत्शे हैं वो कौन थे। तो ये जर्मनी के एक दार्शनिक हैं, पैदा हुए थे 1844 ईस्वी में और 1900 ईस्वी में देहांत हो गया था। क्योंकि ये जर्मन दार्शनिक थे और पश्चिमी नैतिकता, धर्म और समाज की गहराई से आलोचना उन्होंने की है। ईसाई धर्म के अंदर करुणा, त्याग, ये सारी बातें वो बताते हैं कि जो त्याग की भावना होती है, बलिदान की भावना होती है, करुणा की भावना होती है, विनम्रता की जो बात आती है, वो कहते हैं कि ये मनुष्य के विकास को बाधित कर देते हैं। ये विचार अगर कहने का अर्थ है कि उसको त्यागने की बात करते हैं, लेकिन त्यागने की किस संदर्भ में बात करते हैं? जब अतिशय हो जाए किसी चीज़ की, हम अधिक से अधिक करुणा का प्रयोग कर रहे हैं, त्याग का प्रयोग कर रहे हैं, विनम्रता का प्रयोग कर रहे हैं, तो सामने वाला हमको शक्तिहीन समझने लगेगा और हमको दबा देगा और कुचल देगा। समाज में ऐसे लोग होते हैं। तो करुणा, त्याग, ये सारी चीज़ें जो हैं एक उसकी सीमा है। नीत्शे ने बताया है कि सीमा के अंतर्गत ही करुणा, दया, ये सारी चीज़ें हैं। ऐसा ना हो जाए कि ये हम इतना ज़्यादा इनका प्रयोग करने लगे कि हमारा व्यक्तित्व ही समाप्त हो जाए। इसलिए जो अतिशय स्थिति थी इन सारी चीज़ों की समाज के अंदर चल रही थी, ये बातें जो कि ईसाई धर्म के अंदर जो नैतिकता के सिद्धांत है उसकी आलोचना किया है। और किस संदर्भ में आलोचना किया है? त्याग के संदर्भ में नहीं कि इनको छोड़ देना चाहिए, करुणा को छोड़ देना चाहिए, त्याग को छोड़ दे, बलिदान को छोड़ दे, बल्कि हम अपने जीवन में ऐसा ना हो जाए कि इन विचारों को अधिक से अधिक अपनाने लगे और हमारा व्यक्तित्व पूरी तरीके से क्या हो जाए, हीन होने लगे, क्षीण हो जाए, दूसरे लोग हमको कमज़ोर समझ लें और हमें दबा दें। इससे हमारी स्वतंत्रता का क्या होगा? नाश हो जाएगा, क्षय हो जाएगा। इसलिए संतुलन की बात करते हैं नीत्शे, कहने का अर्थ ये है। तो यहाँ पर देखने का प्रयास किया जाएगा कि जो उनकी रचनाएं हैं नीत्शे की, वो है 10 स्पोक ज़रूस्थ्रा, ये मतलब जर्मनी में इसका उच्चारण है
इन्होंने लिखा था। इसी तरीके से इसमें सुपरमैन की विचारधारा इस पुस्तक में है, बियॉन्ड गुड एंड इविल। इसमें पारंपरिक जो नैतिकता है ईसाई धर्म में चल रही थी जर्मनी के समाज में, उसकी आलोचना की गई है। और इसी तरीके से देखें द जीनोलॉजी ऑफ मोरालिटी, ये जो है नैतिकता के इतिहास की व्याख्या जो है इसमें की गई है। सुपरमैन की जो अवधारणा है वो नीचे बताते हैं कि वह व्यक्ति है, यानी जो सुपरमैन है वो व्यक्ति है जो पुरानी नैतिकता से मुक्त होकर अपनी शक्ति और स्वतंत्रता से जीवन को नए अर्थ में जीता है। यानी हम अपनी स्वतंत्रता का जो है अगर उपयोग नहीं करेंगे, स्वतंत्रता हमारे अंतर्निहित है, हमें स्वतंत्र होकर के विचार करना चाहिए। किसी के अधीन होकर के बाध्यता का जीवन जीना उचित नहीं है, ये दासता का जीवन होता है। क्योंकि अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो न तो हम संसार में कोई क्रिएटिविटी पैदा कर सकते हैं, संसार को कुछ दे सकते हैं, और ना ही अपना व्यक्तिगत उत्थान कर सकते हैं। इसलिए आवश्यक है कि हम अपनी स्वतंत्रता का सही उपयोग करें और सोच समझने के बाद तर्क के आधार पर, तथ्यों के आधार पर किसी भी विषय में कोई निर्णय करें, किसी का अंधानुकरण न करें और अनुपालन न करें जब तक कि विचार न कर लें। क्योंकि विचार के अंदर ही स्वतंत्रता का सही उपयोग जो है वो निहित होता है। अगर विचार नहीं करेंगे तो स्वतंत्रता हमारी सार्थक नहीं हो पाएगी। यह विचार इंसान के आत्मविकास, स्वतंत्र सोच और अपनी नियति को खुद गढ़ने की प्रेरणा देता है। कहने का अर्थ यह है कि हमारा जो भाग्य होता है वो हमारे कर्मों और हमारी कह सकते हैं कार्यशैली के आधार पर निर्धारित होता है। हमारी कार्यशैली सही होगी, हमारे अंदर संकल्प शक्ति होगी, लड़ने का जज्बा होगा, परिस्थितियों से जूझने की क्षमता होगी, तो हम किसी भी परिस्थिति पर नियंत्रण करके अपना आत्मोत्थान कर सकते हैं। ये नीचे बताते हैं। दो बातों का मिश्रण करते हैं अपनी सुपरमैन की विचारधारा में वो। और ये देखें इसमें अपोलोनियन जीवन दृष्टि जो है, इसमें जो अपोलो हैं वो ग्रीक देवता हैं जो तर्क, अनुशासन, संतुलन और व्यवस्था का प्रतीक हैं। और इसी तरीके से देखें ये दृष्टिकोण विज्ञान, गणित, कानून और विचारशील कला में दिखाई देता है। कहने का अर्थ है कि सुपरमैन की अवधारणा का पहला जो पक्ष है वो क्या है, अपोलोनियन जीवन दृष्टि है, जिसके तहत जो तर्क की महत्ता है, अनुशासन जो है, अनुशासन का मतलब है कि हमें अपने जीवन को एक दिशा के तहत, एक विचार के तहत, यानी हमारी दिनचर्या एकदम निश्चित होनी चाहिए, उससे पलायन ना होने पाए। अनुशासन से क्या होता है, शक्ति का सृजन होता है, निरंतरता का हम कह सकते हैं कि एक क्रमबद्धता जो है वो तय होती है, निरंतरता निश्चित होती है। उससे क्या होता है, हम किसी कार्य को जब करते हैं निरंतर तो उसमें फिर हम सीखते चले जाते हैं। जो समस्याएं आती हैं उनका अपनी रचनात्मकता के आधार पर हम जो है समाधान करते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं, फिर समस्याएं आती हैं, फिर समाधान करते हैं, और इस तरह करते करते हम ऊंचाई पर पहुंचते चले जाते हैं। तो अनुशासन बहुत महत्वपूर्ण होता है। किसी भी विषय में, किसी भी क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने के लिए खुद को अनुशासित रखना और तर्क के आधार पर जीवन जीना, संतुलन भी होना चाहिए। यानी हम ये देखें कि हमारे जीवन की प्राथमिकता क्या है, हम क्या बनना चाहते हैं, किधर जाना चाहते हैं, तो अपना एक संतुलन उसी के हिसाब से स्थापित करें कि हमारी जीवनचर्या कैसी होगी और हमें अपनी कार्यशैली को किस आधार पर निश्चित करना होगा। एक ऑर्डर क्रिएट करना पड़ेगा, क्योंकि पूरी प्रकृति के अंदर एक ऑर्डर दिखाई पड़ता है, संतुलन दिखाई पड़ता है। तो इसलिए जो व्यवस्था का प्रतीक है, तो ये सारे जो देवता का, अपोलो का गुण है, ये सुपरमैन की अवधारणा में है कि हमें अपने व्यक्तित्व के अंदर तर्क को लाना पड़ेगा। अब जो लोग तर्क का उपयोग नहीं करते हैं तो उनका कहीं ना कहीं कमी आएगी, व्यक्तित्व में सुपरमैन बनने में दिक्कत आएगी। तो तर्क को हमें थामना पड़ेगा। सुपरमैन बनने के लिए अनुशासन में होना पड़ेगा, संतुलन अपने जीवन में लाना पड़ेगा और व्यवस्था को स्थापित करना पड़ेगा, तब सुपरमैन का पहला वाला पक्ष पूरा होगा। इसी तरह से देखें आगे, और ये सारी बातें कहीं ना कहीं विज्ञान के अंदर देखिए तर्क पाया जाता है। विज्ञान के अंदर अनुशासन, संतुलन, व्यवस्था, ये सारी चीज़ें विज्ञान में होती हैं। गणित के अंदर भी पूरा हम कह सकते हैं तार्किक एक प्रणाली है, और कानून में भी आप देखें व्यवस्था दिखाई पड़ती है। तो कला के अंदर भी क्या है, कहीं ना कहीं रचनात्मकता, व्यवस्था दिखाई पड़ती है। तो इस तरह हमने देखा। अब आगे देखें, डायोनीसियन जीवन दृष्टि भी वो इसमें सुपरमैन में मिलाते हैं, दो पक्षों का मिश्रण कर देते हैं सुपरमैन की विचारधारा में। ये भी ग्रीक देवता हैं जो उत्सव के प्रतीक हैं। अब उत्सव में क्या होता है कि मानी बात, उत्सव जब होता है तो खुशी, मनोरंजन, ये सारी चीज़ें आती हैं। कहीं ना कहीं हमारे अंदर एक क्रिएटिविटी जो कह सकते हैं वो पैदा होती है, उत्साह, ऊर्जा, सारी चीज़ें उत्सव के अंदर आती हैं, एक एनर्जी जनरेट होती है नई। तो अब देखें फिर अराजकता की स्थिति आ रही है। ये देवता हैं, इसके जुनून, संवेदनशीलता, ये सब के मतलब प्रतीक हैं। और नीचे के अनुसार सच्चा सुपरमैन वह है जो इन दोनों दृष्टिकोणों का संतुलन बना सके। कहने का अर्थ ये है कि
ये जो दोनों गुण जब मिश्रित होंगे तब जाकर के कहीं हम सुपरमैन बन सकते हैं कि उत्सव मनाने की भी क्षमता हो और जुनून हो, संवेदनशीलता भी हो। और ये जो अराजकता की स्थिति आ रही है, तो ये अराजकता का मतलब ये नहीं है कि हमारा जो जीवन है वो डिसऑर्डर में जो है चलने लगेगा, व्यवस्था हम भंग कर देंगे। यहाँ अराजकता का मतलब ये आ रहा है कि समाज के अंदर जो अराजकता फैली हुई है उसको नियंत्रित करें हम। और ये तब होगा जब हमारे अंदर हलचल होगी, उत्तेजना होगी, जोश होगा, तब जाकर के समाज को हम सही दिशा प्रदान करेंगे। यहाँ अराजकता में होता क्या, एक उथल पुथल की स्थिति दिखाई पड़ती है, एक जोश दिखाई पड़ता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं जुनून जो है वो कहीं ना कहीं देखिए यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है। और इसी संदर्भ में ये अराजकता की स्थिति आ रही है। वो अराजकता या नहीं है जो समाज के अंदर कानून के अनुपस्थित हो जाने से जो अराजकता पैदा होती है, वो नहीं है, बल्कि यहाँ अराजकता का मतलब है एक प्रकार का तूफान, आंधी, एक जोश कह सकते हैं, उसका एक सुप्रीम रूप हम सोच सकते हैं इस संदर्भ में। तो भी देखें यहाँ पर सुपरमैन वह है जो तर्क और जुनून दोनों को संतुलित करता है, जो एक उच्च जीवन जीने की ओर ले जाता है। यानी तर्क और जुनून दोनों को संतुलित करना होगा, दोनों पक्ष आपस में मिलेंगे और फिर क्या होगा, एक उच्च जीवन जो है जीने की ओर ले जाता है। उच्च जीवन से मतलब ये है कि हमारे अंदर जो अंतर्निहित असीम क्षमता है उसका हम उपयोग करते चले जाएं, क्योंकि उसका कोई अंत नहीं। इससे हमारा व्यक्तिगत विकास भी होगा, हम अपने देश का विकास कर सकते हैं, हम विश्व का विकास कर सकते हैं, हम नई चीज़ें दे सकते हैं, हम बहुत बड़े उद्योगपति बन सकते हैं, एक बहुत बड़ा व्यापार स्थापित कर सकते हैं। उससे क्या हो सकता है कि हम गरीबों की मदद कर सकते हैं। जो इलाका हम कह सकें दरिद्रता में जो झुग्गी झोपड़ी में लोग रहते हैं, अगर बड़े उद्योगपति हो गए तो वहाँ पर कम से कम वहाँ की हालत सही कर सकते हैं, एक सही लोगों को मकान बना करके दे सकते हैं, स्कूल वहाँ स्थापित कर सकते हैं, पानी की सुविधा स्थापित कर सकते हैं। सारी चीज़ हम कर सकते हैं जब हम बड़े उद्योगपति हो जाएंगे वैश्विक स्तर पर, चाहे देश के स्तर पर। जब पैसा होगा तभी हम व्यवस्था कर सकते हैं। तो हम समाज को एक शक्ल दे सकते हैं, स्वरूप प्रदान कर सकते हैं। और ये अंतर्निहित जो हमारी रचनात्मकता है, क्षमता है, ये अनंत है, इसका कोई मतलब अंत नहीं है। बस होगा ये कि हमारा व्यक्तिगत विकास होना चाहिए और वो दोनों विचारधाराओं के आधार पर जब हम सुपरमैन बन जाएंगे तब होगा इस समाज के अंदर से जो उथल पुथल है, डिसऑर्डर है, उसको भी हम समाप्त कर सकते हैं। जीवन का असली उद्देश्य सिर्फ जीवित रहना या सुख की तलाश नहीं है, बल्कि शक्ति प्राप्त करना और स्वयं को विकसित करना है। यानी जीवन का जो उद्देश्य बताते हैं नीचे कि वो सिर्फ जीवित रहने नहीं है, सुख की तलाश नहीं कि सुख की तलाश में हम भटक रहे हैं या सिर्फ जीवित रहने की इच्छा कि किसी तरह से हमारा जीवन चलता रहे, बल्कि बताते हैं कि शक्ति प्राप्त करना है और स्वयं को विकसित करना है। तो शक्ति कैसे प्राप्त करेंगे? जब जीवन में आगे बढ़ेंगे, जब समृद्धि आएगी, हमारी अंतर्निहित क्षमता विकसित होगी, तभी तो हमारे पास समृद्धि आ सकती है। तो इसलिए विकसित करना खुद को ज़रूरी है। अब कैसे विकसित करेंगे? ज्ञान के आधार पर विकसित करेंगे, प्रयोग के आधार पर विकसित करेंगे, निरंतर कर्मठता के साथ कर्म करेंगे। धीरे धीरे क्या होगा कि जब हम प्रयोग करेंगे, समाज में कोई कार्य करेंगे, किसी कार्य क्षेत्र को चुनेंगे, निरंतर कर्म करेंगे, तो धीरे धीरे वहाँ पे क्या होगा, विकास की प्रक्रिया कहीं ना कहीं चलने लगेगी, अनुभव हमको प्राप्त होने लगेगा और उस अनुभव से हमारी शक्ति जगने लगेगी और फिर नवीन नवीन आयाम उस शक्ति का जो है प्रकट होने लगेगा और कहीं ना कहीं हम समाज को दिशा देने लगेंगे, एक अच्छा जीवन आने लगेगा। और यहाँ पर खुद का ही जीवन नहीं बल्कि दूसरों के जीवन को भी हम प्रभावित कर सकते हैं। सुपरमैन वो होता है जो हम कह सकते हैं कि समाज को एक सही रूप शक्ल दे सकता है। ये सिर्फ खुद के उत्थान से संबंधित विचारधारा नहीं है। जो भी दार्शनिक होते हैं वो व्यापक संदर्भ में चर्चा करते हैं, विचार करते हैं। यह शक्ति सिर्फ भौतिक शक्ति, फिजिकल पावर नहीं है, बल्कि मानसिक रचनात्मक आत्मविकास की शक्ति है। क्योंकि ये मानसिक है, मानी इस बात है कि हमारी क्रिएटिविटी मन के अंदर रहती है, तो इसका विकास होना चाहिए। इसी तरीके से रचनात्मकता है, हम कोई भी विचार करते हैं, नए नए विचार आते रहते हैं, आविष्कार उसी के आधार पर होता रहता है। हवाई जहाज़ का देखिए डिज़ाइन तैयार किया इंसान ने, मोबाइल का डिज़ाइन किया, नई नई कार आ रही है। ये पूरा डिज़ाइनिंग का फील्ड ही जो निरंतरता उसमें आती जा रही है, उसमें विकास होता जा रहा है। नए नए हम कह सकते हैं नई नई चीज़ें, नए नए उत्पाद बाजार में आ रहे हैं। किस आधार पर आ रहे हैं? अब तो कंप्यूटर के आधार पर जो है वो डिज़ाइन बनाई जा रही है। लेकिन मनुष्य ही कहीं ना कहीं कंप्यूटर का भी निर्माता है, तो मनुष्य के पास बहुत क्षमता है नए नए डिज़ाइन को पैदा करने की। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो रचनात्मकता है, क्रिएटिविटी, ये बहुत बड़ी शक्ति है ये। और इससे क्या होता है, ये सारी चीज़ें आती हैं तो हमारा आत्मविकास होता है, और जब आत्मविकास होगा तभी हम समाज को कुछ दे सकते हैं, दूसरों का भला कर सकते हैं। हर व्यक्ति में ये इच्छा होती है कि वो खुद को आगे बढ़ाए, अपने डर पर काबू पाए और अपने आसपास की दुनिया को प्रभावित करे।
लोगों के अंदर ये इच्छा होती है कि अपने डर पर काबू पाए। कहीं ना कहीं अंदर एक डर रहता है। जब हम समाज के अंदर किसी परिस्थिति में हमारा जन्म होता है और अगर हम कमज़ोर हैं तो कहीं ना कहीं भय रहता है कि हमारा क्या होगा, हम क्या करेंगे। लेकिन अगर हमको ये पता हो कि हमारी गरीबी, हमारा जो एक कह सकते हैं दयनीय जो कंडीशन है, हम किसी झुग्गी झोपड़ी में पैदा हुए हैं, किसी भी अवस्था में हमारा जन्म हुआ है, तो हम शक्ति अर्जित कर सकते हैं। हमारे अंदर वो हम कह सकते हैं अंतर्निहित क्षमता है कि उसका सदुपयोग करके हम आगे बढ़ सकते हैं और किसी भी प्रकार की उच्चता को प्राप्त कर सकते हैं। इसका विश्वास होना चाहिए क्योंकि हम सुपरमैन हैं। वो शक्ति हमारे अंदर सुपरमैन बनने की है और ये सुपरमैन की अवधारणा इसीलिए नीत्शे ने दी भी थी ताकि लोग समझें कि हमारे पास क्या शक्ति है, एक आत्मविश्वास आता है। इसी तरीके से हम देखें कि हर व्यक्ति में इच्छा होती है कि वह खुद को आगे बढ़ाए, अपने डर पर काबू पाए और आसपास की दुनिया को प्रभावित करे। तो ये आसपास की दुनिया को प्रभावित करने का क्या मतलब है कि उसका डिज़ाइन चेंज कर दे। अगर बुरी दशा है तो उसको ठीक कर दे। झुग्गी झोपड़ी में लोग रह रहे हैं तो उनको मकान दे दे। पैसे के आधार पर बड़े बड़े उद्योगपति एक पूरा का पूरा इलाका ही बदल देते हैं, उसकी शक्ल बदल देते हैं। तो ये हम कर सकते हैं। पारंपरिक नैतिकता जैसे ईसाई नैतिकता में त्याग, विनम्रता, बलिदान पर जोर देती है, नीत्शे इसे दास नैतिकता नीत्शे ने इसको दास नैतिकता कहा है और कहा है कि यह मनुष्य को कमज़ोर बनाती है। ये स्लेव जो मोरालिटी होती है, ये नीत्शे जो है उसको पसंद नहीं करते हैं। इसका अर्थ ये नहीं है कि इसको पूरी तरीके से त्याग देते हैं, ये त्याग, विनम्रता, बलिदान, बल्कि हम जब इसका ज़्यादा उपयोग अपने व्यक्तित्व में करने लगते हैं कि हर मामले में विनम्र बने हुए हैं, कोई भी मामला त्याग दे रहे हैं, बलिदान करते ही चले जा रहे हैं, तो इससे हमारा व्यक्तित्व कहाँ रहेगा। सामने वाला इंसान, लोग तो डोमिनेट करने लगते हैं इस प्रकार की। अगर जो है हम ज़्यादा किसी चीज़ पे अगर बल देने लगें और बहुत विनम्र हो जाएं तो कहीं ना कहीं दोष में चीज़ आने लगती है। अगर आप देखें बौद्ध दर्शन में भी और भारतीय दार्शनिक परंपरा में भी मध्यम मार्ग को अपनाया गया है। और बौद्ध दर्शन को देखेंगे तो उसमें तो मध्यम मार्ग ही है। और मध्यम मार्ग आप देखेंगे बड़े बड़े दार्शनिकों ने दिया है कि हमारे जीवन के अंदर संतुलन होना चाहिए, एक बीच का रास्ता हो। ऐसा ना हो कि त्याग इतना ज़्यादा हो जाए कि हमारा व्यक्तित्व ही दब जाए, विनम्रता इतनी ज़्यादा हो जाए, बलिदान की इतनी ज़्यादा भावना हो जाए। जब इसकी प्रासंगिकता, उपयोगिता है तो हम विनम्र बने रहें और त्याग भी करें जब उसकी आवश्यकता है। लेकिन अतिशय जो है वो किसी चीज़ का हो जाना ये सही नहीं है। नीचे इसीलिए इसको दास नैतिकता कहा है क्योंकि एक प्रकार से दास की क्या स्थिति होती है, जो आर्डर दे दिया जाता है दास लोग उसी को करते हैं। मालिक ने जो कह दिया दास को वही करना है। जो लोग दास बन जाते हैं किसी वजह से, तो कहने का अर्थ है कि जब हम विनम्रता को अपना लेंगे, हर मामले में त्याग को अपनाए हुए हैं, तो जैसे ये भावना आएगी हमारे अंदर तो फिर हमारी जो इंद्रियां हैं, हमारा मन है, इसी भावना के आधार पर चलने लगेगा तो दास बन जाएगा। हमारी शरीर क्या हो जाएगा, हमारा जो शरीर है वो इसी प्रकार से संचालित होने लगेगा। ये सारे भाव जो हैं वो कहीं ना कहीं डिक्टेट करके हमको निम्न स्तर पर ले जाने का प्रयास करेंगे जब ये ज़्यादा प्रबल हो जाएंगे भाव। इसलिए संतुलन जीवन में आवश्यक है, ये बताते हैं नीत्शे। दास मानसिकता जो होती है, स्लेव मोरालिटी जो होती है, हम कह सकते हैं एक मेंटेलिटी होती है, लोगों को कमज़ोर और निष्क्रिय बना रही थी। यानी जर्मनी के अंदर ये भावना पैदा हो रही थी क्योंकि औद्योगिकरण की प्रक्रिया चल रही थी, भीड़ का हिस्सा लोग बनते जा रहे थे और सैन्यीकरण भी चल रहा था जर्मनी का। तो ऐसे में लोगों को एकत्रित करने का प्रयास चल रहा था। तो जो लोग कमज़ोर थे समाज के अंदर, जो उतने शक्तिशाली नहीं थे, वो भीड़ का हिस्सा बनते जा रहे थे और उससे उनकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता, जो सोचने समझने की क्षमता है, उसमें गिरावट आ रही थी, उसका पतन हो रहा था। तो इसको रोकने के लिए नीत्शे ने ये सुपरमैन की अवधारणा को दिया। इस नैतिकता ने स्वतंत्रता, शक्ति और आत्मविकास की भावना को दबा दिया था। मानी सी बात है कि इंसान के अंदर एक स्वतंत्रता है, शक्ति है और आत्मविकास की भावना है, इसको दबा देते हैं, भीड़ का हिस्सा बने हुए। सुपरमैन इस मानसिकता को तोड़ता है और अपने खुद के मूल्य गढ़ता है। यानी इंसान को अपने मूल्यों के आधार पर चलना चाहिए। और हम कह सकते हैं कि अगर हम देखें अस्तित्ववादी विचारधारा में देखें जिसमें नीत्शे भी आते हैं, तो उसमें इंसान की चेतना को जो है वो कहा गया कि असत से घिरी होती है। वो विषय और चेतना में अंतर होता है और जो अंतर होता है न तो वो विषय होता है और न चेतना होती है, क्योंकि चेतना से चेतना को नहीं देखा जा सकता। तो इंसान की जो चेतना होती है वो असत से, नथिंग से घिरी हुई होती है और उसी के आधार पर वो विषय को जान पाती है, क्योंकि चेतना चेतना को नहीं जान सकती। जब भी चेतना की बात होगी कोई विषय ज़रूर होगा। चेतना और विषय में भिन्नता होती है। भिन्नता, अंतर कहाँ से आएगा? बीच में जो गैप होता है उसी को नथिंग कहा है, असत कहा है। और ये जो असत है न तो वो चेतना होता है न विषय होता है। इसी के आधार पर जो चेतना है विषय को देख पाती है। तो ये चेतना क्योंकि असत से घिरी होती है तो इंसान की स्वतंत्रता जो है वो सुरक्षित होती है। तो हम अपने मूल्य को, अपनी स्वतंत्रता को समझेंगे तब जाकर के कोई निर्णय अपने आधार पर करेंगे। हमारे अंदर जो कमजोरी की भावना है वो दूर होगी। तो ये सुपरमैन की विचारधारा इसीलिए नीत्शे ने दिया है
कि अपनी सीमाओं को तोड़े और अपने उच्चतम स्तर पर पहुँचे। यानी शक्ति की इच्छा का मतलब ये नहीं है कि दूसरों पर हावी हो जाएं हम, बल्कि यह है कि शक्ति खुद को बेहतर बनाए, और यानी हर व्यक्ति जो है व्यक्ति खुद को बेहतर बनाए, अपनी सीमाओं को तोड़े और अपने उच्चतम स्तर पर पहुँचे। अपनी सीमाओं को तोड़ने का मतलब ये है कि हमने अपने इर्द गिर्द जो सोच का एक दायरा बना रखा है, कल्पनाशीलता में जो हम चल रहे हैं उसको तोड़ें। हम किसी भी प्रकार के नकारात्मक विचारों में न घिरे रहें, उसको तोड़ करके हम ये महसूस करें कि हमारे अंदर एक असीम अंतर्निहित क्षमता है। इसका अगर हमने उपयोग कर लिया तो हम समाज को भी बदल सकते हैं और हमारा व्यक्तिगत उत्थान तो होगा ही होगा। तो इतना बड़ा भला हम कर सकते हैं तो तब ये होगा जब हमारी मानसिकता चेंज होगी, जब हम समझेंगे कि हम सुपरमैन हैं। शक्ति की इच्छा और सुपरमैन, ये जो शक्ति की इच्छा होती है वही सुपरमैन बनने की तरफ मदद करती है। सुपरमैन वह है जो अपनी शक्ति की इच्छा को पूरी तरह अपनाता है। शक्ति की इच्छा का मतलब ये है कि हमारे अंदर वो शक्ति है तो हमें उसका सदुपयोग करना चाहिए, उसकी अभिव्यक्ति के लिए हर प्रकार से एक साधन जो है उपलब्ध कराना चाहिए। इसके लिए साहस आवश्यक है, इसके लिए क्या कह सकता है, एक ऊर्जा चाहिए और एक जोश चाहिए। जो अराजकता की बात थी वही एक भावना, वलवला चाहिए, तब जाकर क्या होगा, हम कुछ कर सकते हैं। तो जुनून बहुत ज़रूरी है, यानी हमारे जीवन के अंदर एक उमंग होनी चाहिए। जोश जैसे दिखता है वीरों के अंदर जो बात आती है, वैसे ही लोग जो है नैतिकता के रास्ते पे भी चल के संतुलित जीवन जीते हुए समाज को बदल सकते हैं, अपना व्यक्तिगत उत्थान कर सकते हैं। तो जो अपनी शक्ति की इच्छा को पूरी तरह अपनाता है वो पुरानी नैतिकताओं से मुक्त होकर के अपने जीवन के लिए खुद नियम बनाता है। वह चुनौतियों से नहीं भागता बल्कि उन्हें स्वीकार करता है और अपने आप को मजबूत बनाता है। किसी भी प्रकार की चुनौती आ गई है तो उससे मुकाबला करने के लिए तैयार रहते हैं, किसी के सामने झुकते नहीं, दबते नहीं हैं, तर्क के आधार पर जीवन जीते हैं, लोगों का सम्मान करते हैं, जो समाज में परंपरा चली आ रही है उसका भी अनुपालन करते हैं। ऐसा नहीं है कि वो उद्दंडता आ जाती है, वो सारी बातें हैं। बस ये है कि कोई ऐसा विचार, त्याग, विनम्रता, ये सारी चीज़ें जब ज़्यादा हो जाएंगी तो हमारा व्यक्तित्व कहीं ना कहीं दब जाएगा और इनके आधार पर कहीं ना कहीं हम एक दास्ता के उसमें चले जाएंगे, दबते चले जाएंगे और दूसरे लोग हमको दबा करके हमारे व्यक्तित्व की क्षति कर देंगे। तो इससे बचने की आवश्यकता है। यहाँ बताया जा रहा है कि आधुनिक समाज में शक्ति की इच्छा, अब देखें इसको दिखा रहे हैं कैसे खेलों में खिलाड़ी जो हैं अपनी सीमाओं को तोड़ते हैं और श्रेष्ठता पाने की कोशिश करते हैं। व्यापार में सफल उद्यमी अपनी क्षमता को बढ़ाते हैं, नए नए आविष्कार करते हैं। उद्योगपति रचनात्मकता, जब पैसा आने लगता है तो नए नए उद्योग धंधे खुलने लगते हैं, नए नए क्षेत्रों का प्रयोग किया जाता है और फिर कहीं ना कहीं आविष्कार के लिए पूंजी का निवेश किया जाता है, नई नई चीज़ें डेवलप होती हैं। जो भी आविष्कार हो रहे हैं ज़्यादातर उद्योगपतियों के द्वारा एक पूंजी रखी जाती है, उसके आधार पर चीज़ें चल रही हैं, रिसर्च होती रहती है। व्यक्तिगत विकास में लोग खुद को मानसिक और शारीरिक रूप से मजबूत बनाने की कोशिश करते हैं और देखें कि यह विचार हमें बताता है कि अपने डर, सीमाओं और सामाजिक दबावों से मुक्त होकर अपने लक्ष्य को प्राप्त करना ही असली जीवन है। मानी सी बात है कि हमारा डर अंदर रहता है क्योंकि हम अपने को कमज़ोर समझ रहे हैं। समाज के अंदर अगर हमारी जो भी परिस्थिति हो उसके आधार पर जो लोग कमज़ोर हैं, जिनकी परिस्थिति निम्न है, कहीं ना कहीं दबाव रहता है, उसके आधार पर हमें डर से, दबाव से, इससे दूर रहना चाहिए। सोचें कि हमारी स्वतंत्रता, जो हमारी चेतना है वो असत से घिरी हुई है, हमें स्वतंत्र होना ही है क्योंकि वो चीज़ तो हमारे व्यक्तित्व के अंदर निहित है। तो ऐसे में उसका हमें उपयोग करना चाहिए, हमें डरना नहीं चाहिए। और किसी प्रकार का चाहे सामाजिक दबाव हो, असंगत अगर दबाव है, समाज भी अगर ऐसा हो सकता है कि कोई सामाजिक समूह जो है वो गलत विचारों पे चल रहा हो, और इसीलिए देखिए सुधारक आते हैं, समाज को सुधारने का काम करते हैं। तो हम समाज के आग्रह को स्वीकार न कर लें बल्कि देखें कि वर्तमान की प्रासंगिकता क्या है, वर्तमान की आवश्यकता क्या है, तार्किक आधार पर देखें कि क्या समाज के द्वारा कहा जा रहा है वो उचित है कि नहीं। और ऐसा नहीं होगा तो फिर समाज ने जो कह दिया अंधा करके हम चलते भीड़ का हिस्सा बन जाएंगे और फिर कहीं ना कहीं हमारा व्यक्तिगत पतन हो जाएगा। तो इसलिए तर्क का महत्व है। तो सामाजिक दबावों से मुक्त होकर अपने लक्ष्य को प्राप्त करना ही असली जीवन है। हमें अपने लिए एक टारगेट निश्चित करना चाहिए कि हम समाज के अंदर स्वतंत्र हैं। समाज की उस बात को हम मानेंगे जो तर्क के आधार पर होगी, तार्किक होगी, सामाजिक उत्थान की दृष्टि से, सामाजिक प्रकृति की दृष्टि से अगर वो सही है, नैतिक मूल्यों के आधार पर भी हम विचार करें कि हाँ सुसंगत है, वैज्ञानिक है, तो इस आधार पर उसका हम पालन कर सकते हैं, सहयोग करेंगे समाज का। लेकिन अगर कोई गलत चीज़ हो रही तो उसको हमें रोकना होगा। आधुनिक समाज की गिरावट और औद्योगिक क्रांति, ये जो सुपरमैन की अवधारणा अभी आपके सामने रखी है, तो जर्मनी में जो समाज था उसके आधार पर ही निश्चय ने रखी थी। तो उसको हम देखने का अब प्रयास करेंगे। तो देखिए यहाँ पर देखते हैं, पहली बात जो औद्योगिक क्रांति है, देखिए 19वीं सदी में औद्योगिक क्रांति ने जर्मनी और यूरोप में बड़े बदलाव लाए। लोग अधिक यांत्रिक, निष्क्रिय और भीड़ का हिस्सा बनने लगे। औद्योगिकरण ने रचनात्मकता और व्यक्तिगत ताकत को कमजोर कर दिया। सुपरमैन व्यक्ति है जो भीड़ से अलग होकर खुद को श्रेष्ठ बनाता है। कहने का अर्थ ये है
कि हम भीड़ का हिस्सा न बने, कि जो लोग कह रहे हैं उसके ऊपर हमने विश्वास कर लिया, उसी पे चलते चले जा रहे हैं। आंख खोल करके जीवन जीना चाहिए, मूल्यांकन के आधार पर जीवन जीवे। जो सूचनाएं आ रही हैं उन सूचनाओं को भी उसका जो है हम कह सकते हैं उसका मूल्यांकन करें कि हाँ ये जो सूचना आई है सही कि नहीं, उसके आधार पर कोई निर्णय करके आगे बढ़ना चाहिए। वरना ऐसा बहुत सा होता है कि लोग गलत सूचनाओं के आधार पर अपनी मानसिकता बदल लेते हैं और असंगत गलत कर्मों की तरफ बढ़ जाते हैं। कहीं ना कहीं एक मानसिकता निर्मित हो जाती है और दूसरों को बुरा समझने लगते हैं। जर्मनी में सैन्यवाद और राष्ट्रीयता का उभार, राष्ट्र के लिए बलिदान जैसी सोच समाज में बढ़ रही थी। नीत्शे ने इस भीड़ वाली मानसिकता को हम कह सकते हैं जो हर्ड मेंटेलिटी थी की आलोचना की और कहा कि व्यक्ति को अपने स्वयं के मूल्यों पर खड़ा होना चाहिए, न कि सिर्फ समाज या राष्ट्र की आज्ञा माननी चाहिए। कहने का अर्थ ये कि समाज या राष्ट्र की आज्ञा को मानने से नीत्शे ने मना नहीं किया है, बल्कि वो ये कहना चाह रहे हैं कि अगर वो सही है तो मानना चाहिए, अगर गलत है तो राष्ट्र या समाज की इच्छा की भी पूर्ति करना आवश्यक नहीं है, क्योंकि व्यक्ति अपनी चेतना के आधार पर कह सकते हैं असत से घिरा हुआ है। अगर वो समझौता करेगा तो अपनी स्वतंत्रता का लोप करेगा, कहीं ना कहीं उचित नहीं है, क्योंकि प्रकृति ने ही उसकी चेतना को असत से घेर रखा है, तो फिर भाग नहीं सकता वो, उसको दायित्व तो अपना निभाना पड़ेगा, चाहे राष्ट्र की मांग हो चाहे समाज की मांग हो। अगर वो सत्य मूल्यों पर सही आधारों पर है तो सहयोग किया जा सकता है, ये बात वो बता रहे हैं। तो इसलिए देखें, नीत्शे ने महसूस किया कि यूरोप में एक नए प्रकार के इंसान की जरूरत थी जो परंपरागत नैतिकताओं और सामाजिक दबावों से मुक्त होकर खुद को उच्चतम स्तर तक विकसित कर सके। यह नया इंसान अपने खुद के नैतिक मूल्य गढ़ेगा, अपने डर पर काबू पाएगा और कमजोर मानसिकता से ऊपर उठेगा। यही व्यक्ति सुपरमैन है। तो कहने का मतलब हमने देख लिया कि सुपरमैन की अवधारणा आज भी प्रासंगिक है। आज का जो दौर चल रहा है उसमें भी हम कह सकते हैं हमें अपने तर्क के आधार पर और ज्ञान के आधार पर और वस्तुनिष्ठता के आधार पर सारी चीज़ों को जांच परख करके अपने जीवन को आगे बढ़ाना चाहिए। अपना व्यक्तिगत विकास करें, समाज का भला करें, समाज में जो कमज़ोर लोग हैं उनकी मदद करें, ताकि हमारा जीवन कहीं ना कहीं दूसरों के सुख का एक आधार बने। और जब हम समाज को एक अच्छा स्वरूप प्रदान करेंगे तो कहीं ना कहीं क्या होगा कि ये जो सामाजिक जीवन है, ये जो पृथ्वी है, ये सुंदर हो जाएगी, क्योंकि जब हम अपने कमरे को अच्छा कर लेते हैं तो अच्छा लगने लगता है। इसलिए हमें अपने व्यक्तित्व का विकास भी करना चाहिए और आस पड़ोस का भी विकास करें, अपने देश का भी विकास करें और हम कह सकते हैं कि वैश्विक स्तर पर भी चिंतन करें, ताकि लोगों के जीवन से दुखों को दूर किया जा सके। तो यहीं पर अनुमति दें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें, शेयर भी करें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।